हाय फ्रेंड्स, आप सभी के फिर से एक नए वीडियो पर स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के बच्चों के लिए विज्ञान का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुका हूँ। और ये कोई वीडियो नहीं है, और इस वीडियो का नाम है मैराथन क्लास। आप यहाँ पे देख सकते हो कि इस वीडियो का नाम है मैराथन क्लास। और अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़े हैं तो किसी बात का टेंशन मत लेना, बस खाली इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना। और यहाँ पे देख सकते हो कि 95% कोई नहीं रोक पाएगा, लेकिन कैसे नहीं रोक पाएगा उसके लिए आप सभी को इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखना होगा। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को 95% स्कोर करवाने वाला हूं, लेकिन उसके पहले आप सभी इन टॉपिक को तैयार करना होगा। सबसे पहले यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को बहुविकल्पी प्रश्न जो कि होंगे 65 बहुविकल्पी क्वेश्चन होंगे, ठीक, इन सभी को तैयार कर लेते हो तो बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं जाएगा, ठीक। उसके बाद करना क्या है आपको कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न तैयार करना है, जो कि 25 मैं इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। उसके बाद लघु उत्तरीय प्रश्न जो होंगे इस वीडियो के माध्यम से 25 होंगे। उसके बाद सबसे यहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो कि आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड के पेपर में, वो भी मैं 20 बताने वाला हूँ। यहाँ पे देख सकते हो जो अति महत्वपूर्ण दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन है, यहाँ पे इन सभी चीज़ों को मैं यहाँ पे देखो बहुत ही अच्छे ढंग से लिख करके लेकर आया हूँ, और सारी चीज़ों का डिटेल्स आपको इसी वीडियो के माध्यम से मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे देखो आंकिक प्रश्न जो भी आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं वो भी आपके इस वीडियो के माध्यम से कराया जाएगा। और यहाँ पे देख लो एक एक चैप्टर का मैं एक एक न्यूमेरिकल कराऊंगा, आप यहाँ पे टेंशन मत लेना। आप यहाँ पे बस खाली देख लो, जितने भी वायरल न्यूमेरिकल्स है सबका सब कराऊंगा। और जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हर साल आ चुके हैं सारे के सारे मैं इसी वीडियो के माध्यम से आप सभी को करवाने वाला हूँ। बस खाली आप इस वीडियो को देख लो, आपको आसानी से यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो ना, बस खाली ये मैराथन क्लास देख लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। मेरा एकदम ये 100% दावा है, ठीक। लेकिन आप यहाँ पे देख लो, सबसे पहले ये देखो आपका अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन, और यहाँ पे बहुविकल्पी क्वेश्चन देख ही पा रहे हो। और मैंने ये न्यूमेरिकल दिखाई दिया आप सभी को इस तरीके से, और मैंने दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन भी ये दिखा दिया कि किस तरीके से किन किन चीज़ों को मैं आज की इस वीडियो के माध्यम से करवाने वाला हूँ। बस खाली आप इन वीडियो को शुरू से एंड तक देख लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। बस खाली ये देख लो, आप आसानी से कर लोगे। चलिए आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे। और अब की बार 90% पार करना चाहते हैं तो बस खाली इस वीडियो को शुरू से एंड तक देखिए। उसके पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए। चलिए महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो पूछा गया है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपका है, श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है AgCl। क्या होता है आपका AgCl, ये आपका श्वेत श्याम फोटोग्राफी में प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन में फिनाप्थलीन सूचक रंग कैसा होता है, तो ये होता है लाल। जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी के तैयार करके जाना है। और क्षारीय विलयन का pH मान, देखो pH मान से संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, pH मान जरूर तैयार करके जाना। क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है, तो 7 से अधिक होता है। वही आपसे पूछेगा कि अम्लीय विलयन का pH मान कितना होता है बाबू, तो 7 से कम। और उदासीन विलयन का pH मान आपका 7 होता है। pH मान वाले चैप्टर बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, उसको तैयार करके जरूर जाना। और यहाँ पे देखो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है। शुद्ध जल का pH मान, शुद्ध जल क्या है, एक उदासीन विलयन है। और मैंने अभी बताया कि उदासीन विलयन का pH मान कितना होता है, 7 होता है। कितना होता है, 7 होता है। इसलिए शुद्ध जल का pH मान कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 5वां नंबर क्वेश्चन है, एंटीमनी है। एंटीमनी किस प्रकार की किस प्रकार का तत्व है, तो ये आपका है उपधातु। किस प्रकार का तत्व है, ये आपका है उपधातु। समझ रहे हैं। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन कि आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। कौन सा तत्व है जो आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है, तो तांबा क्या करता है, आघात वर्धनीयता प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा होता है, तो एल्किन श्रेणी का प्रथम सदस्य होता है आपका एसिटिलीन। कौन सा होता है, सॉरी एसिटिलीन ना होकर के ये आपका होता है एथिलीन होता है। कौन सा होता है, एथिलीन। क्वेश्चन पे ध्यान देना, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट करवा रहा हूँ। और सभी ये बस खाली आप क्वेश्चन देख लो। अभी तो ये आपका
एमसी क्वेश्चन है। अभी अति लघुत्तरी देखना है, फिर लघुत्तरी देखना है, फिर उसके बाद से न्यूमेरिकल को हल करेंगे, उसके बाद चुनिंदा क्वेश्चन जो कि एकदम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो भी करवाऊंगा। बस खाली आप वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहो कि C2H2 का IUPAC नाम क्या होता है। C2H6 का IUPAC नाम आपका होता है एथेन। क्या होता है? एथेन। अगला क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जा रहा है? निरूपक तत्व क्या है? निरूपक तत्व आपका सोडियम होता है। क्या होता है? सोडियम। निम्नलिखित में से किसका आकार सबसे बड़ा होता है? तो रुबिडियम का। देखो लेकिन ऑप्शन के आधार पर बता रहा हूँ, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम और रुबिडियम में सबसे बड़ा आकार आपका रुबिडियम का होता है। यकृत स्त्रावित करता है। यकृत क्या स्त्रावित करता है? तो ये आपका पीत रस का स्त्रावण करता है। अगला क्वेश्चन कि विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या होता है? तो ये होता है विटामिन सी। कहने का मतलब कि खट्टे पदार्थों में विटामिन सी आपका पाया जाता है। समझ रहे हो ना बच्चा? विटामिन सी जो होता है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है। और खट्टा पदार्थ कौन सा होता है? संतरा हो गया, नींबू हो गया इसमें, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि पुष्प में कितने भाग होते हैं? पुष्प में कितने भाग होते हैं? तो पुष्प में 4 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं बच्चा? 4 भाग। अगला क्वेश्चन कि पराग नली में नर युग्मक की संख्या कितनी होती है? तो पराग नली में नर युग्मक की 2 संख्या होती है। कितनी संख्या होती है? तो 2 होती है। मनुष्य के शुक्राणु में ऑटोसोम की संख्या कितनी होती है? 22 जोड़ी। 22 जोड़ी का मतलब 44 गो। कितना होता है? 44 गो। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है बच्चा? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और बोर्ड के पेपर में जितना क्वेश्चन बता रहा हूं इसी में से छपेंगे, इससे बाहर कभी नहीं आएंगे, ना आए हैं, ठीक ना। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि स्वस्थ मानव के लिए या स्वस्थ आंख के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? तो ये आपकी होती है 25 सेंटीमीटर। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में छपेंगे। एकदम गारंटी बोल रहा हूँ, 101% गारंटी लेकर के बोल रहा हूँ कि सीधे सीधे छपेंगे। अगला क्वेश्चन जो कि पूछा गया है कि दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? दूरदृष्टि दोष के कारण प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो रेटिना के पीछे बन जाता है। क्यों बनता है? दूरदृष्टि दोष होता क्या है? दूर की वस्तु दिखाई देती है, नज़दीक की दिखाई नहीं देती है। और दूरदृष्टि दोष कहाँ पे बनता है? प्रतिबिंब के रेटिना के पीछे बनता है। अगला क्वेश्चन कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है? आवेश का मात्रक होता है आपका कूलाम। क्या होता है? कूलाम। और मैं बता दूं आप सभी को कि मात्रक से क्वेश्चन 2-3 पूछे जाएंगे, गारंटी है। अगला क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति बराबर होता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, एक अश्व शक्ति में कितना वाट होता है? 746 वाट। अगला क्वेश्चन कि डायनेमो उत्पन्न करता है, तो डायनेमो विद्युत वाहक बल उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन कि कोलीफार्म का समूह होता है, तो कोलीफार्म किसका समूह होता है? तो ये आपका होता है प्रोटोजोआ का। किसका होता है? प्रोटोजोआ का। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक टेस्ला बराबर होता है, देखो आ गया ना यूनिट, एक टेस्ला बराबर होता है, एक टेस्ला बराबर होता है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर के। प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है। देखो मैं आप सभी का टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ, इसलिए क्वेश्चन को ज़्यादा जल्दी बता रहा हूँ, क्योंकि आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बहुत सी चीज़ें देने वाला हूँ। बहुविकल्पी, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, फिर न्यूमेरिकल, उसके बाद दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन। सारे के सारे क्वेश्चन देख लो, बोर्ड के पेपर में एक भी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा। समझ लो कि ये पेपर में चुरा करके लाया हूँ और यहाँ पे ये बोर्ड का वायरल पेपर है। बस खाली इतना पढ़ लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो, टेंशन मत लेना, बस खाली इस वीडियो को देख करके जाना, एक कभी क्वेश्चन इधर से उधर नहीं आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन कि प्रिज्म द्वारा विचलन अधिकतम होता है किस रंग का? तो ये होता है आपका किस रंग का? बैगनी रंग का, हरे रंग का, लाल रंग का, पीले रंग का। तो ये होता है आपका बैगनी रंग का, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। इस तरीके से चीज़ों को याद करना है और समझना है। बस खाली आप वीडियो को अंत तक देख लो बच्चा, आपका उद्धार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कि पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है, पुरुष में लिंग गुणसूत्र कितना होता है ये आप सभी को बताना है। XY। क्या होता है? XY। जीवन की उत्पत्ति कहाँ पर हुई थी? सबसे पहले जीवन की उत्पत्ति सागर में हुई थी। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो 2x होती है। कितनी होती है? 2x होती है। जाइगोट के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 2x। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार कर लो। पराग नली में नर युग्मक की संख्या पाया जाता है, तो पराग नली में नर युग्मक की संख्या 2 होता है। कितना होता है? 2। यकृत स्त्रावित करता है, तो यकृत जो होता है आपका
पीत रस का स्त्रावन करता है। किसका? पीत रस का। विटामिन सी का अच्छा स्रोत होता है, मैंने अभी बताया विटामिन सी खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, जैसे आपका संतरा हो गया। समझ रहे हैं ना बातों को? अब चलो अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि किलोवाट घंटा मात्रक होता है। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? तो ये आपका हो जाएगा ऊर्जा का। और वही आपसे पूछ देगा कि वाट, किलोवाट, मेगावाट किसका मात्रक है बाबू? तो ये आपका हो जाएगा शक्ति का। वाट किसका मात्रक होता है? शक्ति का। और किलोवाट घंटा किसका मात्रक हो जाएगा? एनर्जी का, यानी कि ऊर्जा का। ओम के नियम के अनुसार सूत्र होता है, ओम का नियम क्या बोलता है? V बराबर आई आर। V बराबर क्या होता है? आई आर। इसे आप याद कर लो, पक्का आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक, मात्रक ज़्यादा करवा दे रहा हूँ क्योंकि मात्रक से क्वेश्चन एक दो पूछे जाएंगे, आपका एक भी नंबर ना छूटे, इसलिए मैं सारे के सारे यहाँ पे 65 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। और बोर्ड के पेपर में आपसे 18 क्वेश्चन MCQ क्वेश्चन आएंगे। और MCQ क्वेश्चन में आधा नंबर नहीं मिलता, अगर गलती हो जाएगा तुरंत नंबर कट जाएगा, ठीक ना। और आपको टॉप करना है, 90% लाना है, तो एक एक क्वेश्चन आपका एक एक नंबर महत्वपूर्ण है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो वेबर पर मीटर स्क्वायर। क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति क्या होती है? तो जनरेटर। क्या होता है? करंट कौन सा उत्पन्न करता है? जनित्र, इसे हिंदी में बोला जाता है। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच का ग्राफ कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है, एक वृत्त होता है, एक अर्धवृत्त होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो ओम का जो नियम बोलता है ना, ओम का जो नियम होता है V और I में रिलेशन एक दर्शाता है, जो कि इन दोनों के बीच का जो ग्राफ होता है एक स्ट्रेट लाइन होता है। कैसा होता है? एक सरल रेखा होता है। जैसे जैसे आप करंट का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे वोल्टेज का मान बढ़ता रहेगा, ठीक ना। इस तरीके से क्या होता है? एक सरल रेखा होता है, ठीक ना। चलो अगला क्वेश्चन कि हीटर का तार किस तत्व का बना होता है? तो हीटर का तार आपका नाइक्रोम का बना होता है। किसका बना होता है? नाइक्रोम का। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और जितना मैं क्वेश्चन करवा रहा हूँ सभी तैयार कर लो, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे, ठीक ना। बोर्ड में रोना ना पड़े, सारे क्वेश्चन को अभी देख लो, वरना बाद में आकर के बोलते हो कि सर मेरा इतना नंबर का छूट गया, इतना नंबर का छूट गया। तो अगर छोड़ दोगे तो दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, ठीक ना, छोड़ कर नहीं आना है। एल्केनो का सामान्य सूत्र होता है, एल्केनो का सामान्य सूत्र क्या होता है? CnH2n+2, CnH2n+2, ये आपका एल्केनो का समान सूत्र होता है। लेकिन वही आपसे पूछ देगा कि ब्यूटेनोन में क्रियात्मक समूह कौन सा होता है बाबू? तो सेकंड ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, ठीक ना, ये वाला। अगला क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि लिथियम विकर्ण दर्शाता है। लिथियम विकर्ण किसके साथ दर्शाता है? तो मैग्नीशियम के साथ ये अपना विकर्ण शो करता है। अगला क्वेश्चन कि यूरेनियम है, यूरेनियम एक रेडियो एक्टिव पदार्थ होता है, रेडियो एक्टिव, और इसका हम यूज कहाँ पे करते हैं? तो बम बनाने में करते हैं। यूरेनियम का हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं? तो बम बनाने में करते हैं, ठीक ना। विस्फोटक पदार्थ बनाने में हम यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? मनुष्य में दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? तो 20 होती है। दूध के दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। और टोटल आपसे अगर दांतों की संख्या पूछ देगा तो कितनी हो जाएगी? 32 हो जाएगी। क्वेश्चन पे ध्यान करके टिक करना, वरना दौड़ा दौड़ा के मारूंगा, पक्का बोल रहा हूँ, ठीक ना। चीज़ों को समझना। रुधिर के कितने समूह होते हैं? रुधिर को कितने पार्ट में बांटा गया है? तो रक्त, रुधिर का मतलब क्या होता है? रक्त होता है, यानी कि ब्लड होता है। ब्लड को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? A, B, O और AB, ठीक, ये आपका रक्त का समूह होता है। अगला क्वेश्चन, DNA पाया जाता है। तो DNA किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में पाया जाता है आपका DNA, ठीक ना। कभी कभी DNA का फुल फॉर्म ही पूछ देता है। अगला क्वेश्चन कि श्याम श्वेत फोटोग्राफी में प्रयुक्त होता है। सभी लोग अब आंसर दे दोगे AgCl, ठीक। अगला क्वेश्चन कि क्षारीय विलयन का pH मान क्या होता है? सभी लोग बता दोगे 7 से अधिक। अम्लीय का पूछ देगा 7 से कम। उदासीन का पूछ देगा तो 7 होता है। एक विलयन का pH मान 5 है, यह किस प्रकार का विलयन है? बता दोगे, बच्चा मेरा अच्छा है। क्या इससे बता दोगे? क्योंकि ये 7 से कम है तो अम्लीय हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अम्लीय हो जाएगा। यही 7 से अधिक होता है क्षारीय हो जाता है, 7 होता है तो उदासीन हो जाता है। धावन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? धावन सोडा का Na2CO3 Na2CO3.10H2O, क्या हो जाएगा? ये आपका धावन सोडा का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन कि पीतल है, पीतल एक किस प्रकार का तत्व है? तो पीतल एक मिश्र धातु है। कई धातुओं से मिलाकर के हम पीतल का निर्माण करते हैं, अमलगम होते हैं। तो अमलगम एक विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है बाबू? तो विषमांगी मिश्रण होता है। अब यहाँ पे देखो, अगला पेज आ गए हम।
अपने बहुविकल्पी वाले क्वेश्चन पे कि विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है। तो विद्युत आवेश का मात्रक सभी लोग आप बता दोगे कूलाम होता है। और समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होती है? अनंत होती है। क्या होती है? अनंत होती है। अगला क्वेश्चन कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर दिया गया है, तो उस दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकालो। लेकिन आप निकालो कैसे जब इसका फार्मूला ही पता नहीं रहेगा। फार्मूला यहाँ पे सीख लो। देखो समतल दर्पण की फोकस दूरी, मान लो कि किसी भी दर्पण की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में एक रिलेशन होता है F बराबर R/2। और यहाँ पे फोकस दूरी का मान कितना दिया है? 10 बराबर R/2 हो जाएगा, बटे में 2 यहाँ पे बाहर आ जाएगा, 20 हो जाएगा। R का मान क्या हो जाएगा? 20 आ जाएगा। तो वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। इस तरीके से करते हैं हल, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक ना। अगला क्वेश्चन कि प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम किस रंग में होता है? तो इसका राइट आंसर मेरे को अभी कभी कमेंट बॉक्स में चाहिए। लाल रंग, ऑप्शन मत बोलना है, ऑप्शन नहीं हमको चाहिए। लाल रंग बोलना या हरे रंग बोलना या पीले या नीले, इस तरीके से इसका ऑप्शन मेरे को कमेंट बॉक्स में अभी कभी तुरंत चाहिए। अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर हो जाता है। तो इस तरीके से हमने जितने भी टाइप के बहुविकल्पी क्वेश्चन थे 65 70 हमने हल कर लिया। अब आओ यहाँ पे देखो, अभी तो ये बाकी है बाबा। अरे बाबा ये तो अभी बाकी है, इसको भी हल कर लेते हैं। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्या होता है बाबू? एक होता है। क्या होता है? एक होता है। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R में संबंध बताओ। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या R में क्या संबंध होता है? F बराबर R/2 अभी हमने बताया। F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 और यहाँ से R बराबर क्या हो जाएगा? 2 × F हो जाएगा। सेकंड ऑप्शन सही है। एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या निकाल दो। तो F बराबर क्या होता है? R/2 और यहाँ पे 2 से गुणा करवा दो, क्या हो जाएगा? 20 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो 1/F बराबर 1/V + 1/U, जहाँ पे F का मान फोकस होता है, V का मान प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की दूरी, और यहाँ पे U वस्तु की दूरी होती है। समझ गए? अब देखो अगला यहाँ पे सबसे अंतिम और पेच आ गया कि एक लेंस की क्षमता, एक डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी ज्ञात करके बताइए। तो देखो लेंस की जो क्षमता होती है P बराबर 1/F होता है, जो कि यहाँ पे F का मान यहाँ पे मीटर में होना चाहिए। तो 1/F करोगे तो अगर मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 100 सेंटीमीटर आपका निकल के आ जाएगा। उत्तल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति किस तरीके से होती है, किस तरह की होती है, ये आप सभी को बताना है। तो उत्तल दर्पण में जो भी प्रतिबिंब आपका बनता है आभासी और उल्टा हमेशा बनता है। किस तरीके का बनेगा? आभासी और उल्टा, ठीक। और यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है कि किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होता है। तो देखो वाहनों में जो भी हम दर्पण का यूज करते हैं, उत्तल दर्पण का यूज करते हैं, तो दूर की वस्तुओं को देखने के लिए हम उत्तल दर्पण या अवतल लेंस का हम यूज करेंगे। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है तो बैंगनी रंग में, लो बता ही दिया। कांच का अपवर्तनांक किस रंग का अधिक होता है? तो बैंगनी रंग में सबसे ज़्यादा अधिक होता है। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R में क्या संबंध होता है, इसके बारे में आपको लिखना है। ये प्रकाश के परावर्तन का सेकंड नियम होता है। आपतन कोण I बराबर परावर्तन कोण R, I बराबर हमेशा R होता है, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है, उत्तल दर्पण फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है होगी। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी निकालना है तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2 और R/2 मतलब कि R/2 32/2 कर दो तो क्या हो जाएगा? 16 सेंटीमीटर निकल के आ जाएगा। अवतल दर्पण के 2 उपयोग लिखो। अवतल दर्पण के 2 उपयोग कौन कौन सा हो जाएंगे भाई? तो सबसे पहले हम यूज करते हैं इसका दाढ़ी बनाने में, नाक कान के घाव को देखने में हम क्या करते हैं? अवतल दर्पण का यूज करते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि जब F बराबर 10 सेंटीमीटर तो R का मान निकालो। तो F बराबर क्या हो जाता है? R/2, ठीक। और यहाँ से F में 2 से गुणा कर दो, R का मान निकल के आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। प्रकाश क्या होता है इसके बारे में बताना है। तो प्रकाश एक प्रकार का तरंग होता है और यह एक अंदर तरंग है और प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करता है। इस तरीके से आपको लिख देना है। समझ रहे बातों को? तो चलिए फ्रेंड्स अब हम अगले टॉपिक को समझते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में, ठीक ना। अब हम स्टडी करेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न के बारे में। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक एसआई पद्धति में बताइए। तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होता है? वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो बस खाली एक लाइन लिख दोगे आपका 2 नंबर पक्का मिल जाएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन,
एक समान चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल का सूत्र लिखिए। तो ये होता है F बराबर BIL साइन थीटा। इस तरीके से आप लिख देंगे, 2 नंबर आसानी से मिल जाएगा। 2 नंबर वाले क्वेश्चन को आपको 4 लाइन में नहीं लिखना है, 5 लाइन में नहीं लिखना है, टाइम बर्बाद हो जाएगा, ठीक ना। तो चीज़ जितना क्वांटिटी पूछा जाए उतना ही आपको आंसर देना है। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है उसके बारे में लिखो। ये भी क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा जाता है हर साल और हर बार। तो F बराबर R/2 होता है, बस खाली एक लाइन लिख दो और यहाँ पे दर्शा दो कि F क्या है आपका। F बराबर यहाँ पे फोकस है, क्या है आपका, फोकस है, और R क्या है तो रेडियस है, ठीक ना। इस तरीके से वक्रता त्रिज्या है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो एक न्यूमेरिकल आपका आ गया, एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकस दूरी ज्ञात करो। R का मान कितना दिया है 20 सेंटीमीटर, R का मान, F का मान निकालना है। तो सभी लोग जानते हो F बराबर क्या होता है 2 × R होता है, 2 × F बराबर R/2 होता है, R/2। तो यहाँ पे 20/2 कर दोगे तो 10 सेंटीमीटर आपका यहाँ पे आंसर निकल करके आ जाएगा। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है NADP का पूरा नाम लिखिए। NADP तो निकोटिनेमाइड एडिनोन डाई न्यूक्लियोटाइड फास्फेट, इसका पूरा नाम होता है। और यहाँ पे एक और क्वेश्चन पूछा गया है ATP का पूरा नाम लिखिए। तो ATP का पूरा नाम होता है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट, ठीक। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं। नेत्र की समंजन क्षमता से आप क्या समझते हैं, तो 21 सालों से लगातार एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो नेत्र की समंजन क्षमता जिसके कारण वह अपनी फोकस दूरी को समायोजित करके तथा दुरुस्त वस्तुओं को फोकसित कर लेता है, नेत्र की समंजन क्षमता कहलाती है। क्या करता है, फोकस अगर इधर उधर रहेगा, वस्तु दिखाई नहीं देगा, तो अपने हिसाब से आंख क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है और वस्तु को आसानी से देख लेता है। वही आपकी नेत्र की समंजन क्षमता होती है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है जूल, बोल्ट तथा कूलाम में क्या संबंध है। तो बोल्ट बराबर होता है जूल बटे कूलाम, यानी कि विभवांतर बराबर कार्य बटे में जो भी आपका होता है आवेश। V बराबर W/Q, क्या होता है V बराबर W/Q, ये एक फार्मूला होता है। V का मात्रक वोल्ट और W का मात्रक जूल और Q का मात्रक आवेश का मात्रक कूलाम होता है। इस तरीके से आपको लिखना है, 2 नंबर आसानी से पा जाओगे। बस खाली आप वीडियो को देख लो, आप आसानी से 90% स्कोर कर ले पाओगे। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया, ये क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है लघु उत्तरीय क्वेश्चन में कि 250 वोल्ट 5 एम्पियर फ्यूज वाले परिपथ में 25 वाट के कितने बल्ब जलाए जा सकते हैं, इसके बारे में लिखिए। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया है क्वेश्चन में उसको हम यहाँ पे लिखेंगे। V बराबर 250 वोल्ट एम्पियर, यानी कि धारा का मान 5 एम्पियर, और यहाँ पे देखो पावर यानी कि शक्ति का मान यहाँ पे कितना दिया है 25 वाट। लेकिन आपको कितने बल्ब लगाए जा सकते हो, तो मान लिया मैंने N बल्ब लगाए जा सकते हैं, तो एक बल्ब का यहाँ पे शक्ति दिया है 25 वाट, तो N बल्ब का शक्ति कितना हो जाएगा, N × 25 हो जाएगा। अब सभी लोग जानते हो कि P बराबर क्या होता है V × I होता है, ठीक। P बराबर क्या होता है VI, ये फार्मूला होता है, ये क्या होता है एक फार्मूला होता है। और यहाँ पे चूंकि P बराबर क्या है N × 25 और V का मान रख दो 250 और I का मान 5, तो N बराबर यहाँ से निकाल लो 250 × 5 बटे 25, 25 दाँ का 250 और 5 दाँ का 50, तो 50 बल्ब टोटल यहाँ पे जलाए जा सकते हैं, ठीक। अब यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछा गया है कि मेंडलीफ का आवर्त नियम क्या होता है, इसकी व्याख्या करिए। तो मेंडलीफ ने एक नियम दिया था, इस नियम के अनुसार तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन लगातार कई सालों से 2 नंबर में पूछा गया है, इसलिए आप इसे याद कर लेना, रख लेना, ठीक ना। अब चलो मैं आप सभी को ये लघु उत्तरीय और उत्तरीय, ठीक ना, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय जितने भी क्वेश्चन है उसको भी करवाऊंगा ही, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देख लो एक बार कि इन क्वेश्चन को तैयार कर लेना है। अभी मैं इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक ना। न्यूमेरिकल को देख के जाना, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल करवाएंगे 15-20। तो विद्युत प्रतिरोध क्या होता है, इसका मात्रक लिखिए, किलोवाट को परिभाषित करना है। ओम का नियम क्या होता है, इसको तो मैं अभी करवाऊंगा, ठीक ना। बस खाली वीडियो को एंड तक देखते रहो। ओम का नियम क्या होता है, वैद्युत परिपथ की सहायता से इनका सत्यापन कैसे किया जाता है, इसके बारे में भी आप सभी को लिखना होता है।
अब देखो अगला जो क्वेश्चन है कि दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या होता है, इसके बारे में लिखना है। फैराडे के विद्युत चुंबकीय नियम लिखना है, इसके बारे में अभी समझाऊंगा। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में लिखिए विद्युत मोटर का नामांकित चित्र तथा कार्यविधि समझाइए, इसके बारे में आप सभी को नॉलेज देने वाला हूँ। और विद्युत जनित्र का नामांकित चित्र बनाकर कार्यविधि स्पष्ट करिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये दोनों क्वेश्चन 7 नंबर में पक्का आपसे पूछे जाएंगे, गारंटी बोल रहा हूँ, पक्का बोल रहा हूँ, पक्का पूछे जाएंगे। दिष्ट धारा जनित्र क्या होते हैं, इसका भी कार्यविधि चित्र के साथ करना होता है। वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, इसको भी समझना है। और ये मानव नेत्र का चित्र बनाकर विभिन्न अंगों को नाम लिखिए। नेत्र की समंजन क्षमता तो अभी समझा ही दिया। और दूर दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष और जरा दृष्टि दोष, इन सभी क्वेश्चन को आप सभी को तैयार करके जाना है। और प्रकाश का परिवर्तन क्या होता है, प्रकाश के परिवर्तन के नियम क्या होते हैं, दर्पण का सूत्र क्या होता है, इन सभी चीज़ों को तैयार करना है। लेकिन इन सभी को तो अभी बताऊंगा ही। अब चलो आप सभी को मैं न्यूमेरिकल दिखाता हूँ, उसके बाद दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन दिखाऊंगा। न्यूमेरिकल आप देख लो, हल कर लो, समझ लो, उसके बाद हम दीर्घ उत्तरी क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक ना। तो चलो मैं आप सभी को थोड़ा सा समझा देता हूँ कि दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष क्या होते हैं, इसका कारण और निवारण आप किस तरीके से करोगे। उसके बाद मैं आप सभी को ओम का नियम भी समझा दे रहा हूँ, उसके बाद न्यूमेरिकल को हल करते हैं, ठीक ना। आइए समझते हैं कि दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु निकट की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। दूर में उल्टा हो जाएगा, दूर का दिखाई देगा, नज़दीक का दिखाई नहीं देगा। समझ रहे बातों को। इसका रीजन क्या होता है, इस नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या कम हो जाना, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। यहाँ पे देखो नेत्र त्रिज्या की क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और जिससे फोकस बाहर निकल के आ जाएगा, ठीक ना। क्या हो जाता है, फोकस बढ़ जाता है। या नेत्र लेंस तथा रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाना। नेत्र लेंस, ये आपका नेत्र लेंस हो गया और ये आपका रेटिना हो गया, इसके बीच की डिस्टेंस कम हो जाना, अर्थात नेत्र के गोलक का व्यास कम हो जाना। इसमें व्यास क्या हो जाता है, कम हो जाता है। समझ रहे बातों को। इसका आप निवारण किस तरीके से करते हो, यहाँ पे एक उत्तल लेंस लगा दो। उत्तल लेंस क्या करता है, दूर की वस्तु देखता है और यहाँ पे क्या करेगा, फोकसित कर देगा रेटिना पे प्रतिबिंब को, ठीक। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम उत्तल लेंस का प्रयोग करवाते हैं। समझ रहे बातों को। अब यहाँ पे समझो कि निकट दृष्टि दोष क्या होता है, इसका कारण क्या होता है, और इस दोष से पीड़ित व्यक्ति का निवारण आप किस तरीके से करोगे उसको समझ लेते हैं। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को पास की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई देती है, परंतु दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। जस्ट उल्टा हो जाएगा, निकट का दिखाई देगा, दूर का दिखाई नहीं देगा। और इसमें क्या होगा, इसमें बढ़ जाएगा। उसमें रेटिना कम हो रहा था ना, ये वाला कम हो रहा था, इसमें अधिक हो जाएगा। ये देखो ये पहले ही आपका प्रकाश फोकसित हो जाएगा, जो कि ये बाहर होना था, इस पर होना था, ये पहले ही कुछ पहले ही हो जा रहा है। तो इसका रीजन क्या हो गया, तो नेत्र लेंस की वक्रता त्रिज्या का बढ़ जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाना। फोकस दूरी यहीं पे हो रहा है, यहाँ पे होना चाहिए, ये यहीं पे हो रहा है, ठीक। उसके बाद नेत्र लेंस के गोला का जो व्यास होता है बढ़ जाना। देखो यहाँ पे होना था, ये बढ़ के यहाँ पे आ गया। तो इस दोष से पीड़ित व्यक्ति को हम अवतल लेंस का प्रयोग करवाते हैं। यहाँ पे अवतल लेंस रख दोगे तो ये एकदम फोकस को एकदम रेटिना पे जाकर के फोकसित कर देगा, ठीक। तो आदमी को अच्छा दिखाई देने लगेगा, ठीक। उसके बाद आते हैं हम यहाँ पे ओम का नियम समझते हैं। किसका, अब हम ओम का नियम समझते हैं। यहाँ पे देखो ओम का नियम क्या होता है और ओम का प्रतिरोध का मात्रा क्या होता है, इसका सत्यापन किस तरीके से किया जाता है उसको समझ लेते हैं। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और एक क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जा चुका है। ओम का नियम, ओम के नियम के अनुसार जब भौतिक अवस्थाएं समान रहे तो किसी चालक में प्रवाहित होने वाली धारा उसके सिरों के बीच विभवांतर के समानुपाती होती है, ठीक। क्या होती है, समानुपाती होती है। जो भी आपकी धारा होती है उनके जो दोनों सिरों के बीच का जो विभवांतर होता है सीधे समानुपाती होती है। आप यहाँ पे लिख सकते हो एक लाइन में, विभवांतर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द धारा या करेंट। तो V प्रोपोर्शनल I, V बराबर आई आर। यहाँ पे एक रेजिस्टेंस आ जाएगा जिसका नाम है R, और R को हम बोलते हैं प्रतिरोध, ठीक। तो प्रतिरोध का यहाँ पे हम मात्रक और यहाँ पे परिभाषा में निकाल सकते हैं। प्रतिरोध का मात्रक वोल्ट बटा में एम्पियर हो जाएगा, जिसे हम ओम जानते हैं। क्यों जानते हैं, क्योंकि ये ओम के नियम ने दिया था, अपने नाम पे इसका मात्रक रख दिया, ठीक। अब देखो ओम के नियम का सत्यापन आप किस तरीके से करोगे। तो यहाँ पर सबसे पहले एक परिपथ बनाओगे जिसको आपको एक बैटरी की जरूरत पड़ेगी, एक धारा नियंत्रक की, एक कुंजी की, एक एमीटर की, एक प्रतिरोध तार की और यहाँ पे एक वोल्टमीटर की। और इसको इस क्रम में बहुत ही विधिवत तरीके से जोड़ देना है और यहाँ पे लिख देना है कि इस प्रयोग के लिए एक बैटरी, एमीटर, कुंजी, धारा नियंत्रक,
प्रतिरोध तथा वोल्टमीटर चित्रानुसार लगा देते हैं, ठीक ना। इस तरीके से आपको लगा देना है और यहाँ पे दिखा देना है कि जो धारा होती है और यहाँ पे विभवांतर होता है और इन दोनों के बीच में जो भी ग्राफ बनता है वो एक स्ट्रेट लाइन बनता है। जैसे जैसे धारा का मान बढ़ा होगा वैसे वैसे वोल्टेज का आपका बढ़ता रहेगा। समझ रहे बातों को इस तरीके से। और धारा का मान घटने पर वोल्टेज का मान भी घटने लगता है, यानी कि दोनों एक दूसरे पर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, ठीक ना। वोल्टेज का मान घटेगा तो धारा का मान भी घटेगा, वोल्टेज का मान बढ़ेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। इस तरीके से इसका सत्यापन भी कर दिया जाता है। अब यहाँ पे चलो, अब मैं आप सभी को ये दिखाता हूँ इसका न्यूमेरिकल आप किस तरीके से करोगे, ठीक। इसका न्यूमेरिकल तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर को करते हैं न्यूमेरिकल। आइए, तो दिए गए परिपथ में 1.5 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो निम्न को ज्ञात करिए। सबसे पहले प्रतिरोध का मान निकालना है। तो प्रतिरोध का मान आप किस तरीके से निकालोगे, तो देखो क्या होता है, सबसे पहले इन तीनों को जोड़ दो, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे निकाल लो तीनों को जोड़ करके। V बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। और यहाँ पे एक वोल्टेज आपका दिया है 3 वोल्ट। कितना दिया है, 3 वोल्ट। और यहाँ पे I का मान भी दिया है 1.5 और यहाँ पे R का मान निकाल लो तो 3/1.5 बराबर R। और यहाँ पे R बराबर निकाल सकते हो, यहाँ पे 10 से गुणा कर लो तो कितना हो जाएगा 30/15 और R का मान ये हो जाएगा। तो 15 दूना का कितना हो जाएगा 30, कितना निकल जाएगा 15 दूना का 30। अब देखो करना क्या है आप सभी को, तो हमने यहाँ पे क्या किया, R का मान यहाँ पे 2 ओम निकाल लिया। यहाँ पे R का मान कितना आ गया 2 ओम। तो हमको क्या निकालना था, प्रतिरोध का मान यहाँ पे निकाल लिए। अब आपको निकालना है R का मान क्या हो गया 2 ओम। आपको निकालना है A और B के बीच का विभवांतर कितना होगा। तो A और B के विभवांतर निकालने से पहले आपको इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना होगा। इस लाइन का क्या करना होगा, तुल्य प्रतिरोध। तो ये आपका सीरीज में है, तो सीरीज में क्या होता है फार्मूला, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाता है। क्या होता है, R बराबर R1 प्लस R2 प्लस यहाँ पे R3। तो 3 + 2 + 4 हो जाएगा, 3 2 5 4 9 ओम। क्या हो जाएगा आपका 9 ओम। यहाँ पे इसका तुल्य प्रतिरोध निकल के आ गया। अब आपको क्या निकालना है, ए और बी के बीच का विभवांतर वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज बराबर क्या होता है, V बराबर I इंटू आर होता है। क्या होता है, V बराबर I इंटू आर। तो यहाँ पे R का मान बदल गया, I का मान यहाँ पे सेम वही रहेगा, 1.5 इंटू 5 9 हो जाएगा 9। तो कितना निकल के आएगा, तो 13.5, ठीक 9 5 ठीक 13.5 यहाँ पे निकल के इसका यहाँ पे वोल्ट आ जाएगा, ठीक। इस तरीके से आप यहाँ पे वोल्टेज निकाल सकते हो, विभवांतर भी निकाल सकते हो। अब देखो क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन कि 2 प्रतिरोधों का मान 6 ओम तथा 3 ओम है, इनके संयोजन से बनने वाले अधिकतम तथा न्यूनतम प्रतिरोधों की गणना करिए। तो देखो आप सभी को ये पता होना चाहिए कि अधिकतम प्रतिरोध और न्यूनतम प्रतिरोध किन किन कंडीशन में बनता है। ये कंडीशन आपको पता होना चाहिए, ठीक ना। क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो देखो जब आप प्रतिरोध को सीरीज में जोड़ोगे, क्या करोगे, सीरीज में जब जोड़ोगे तो सीरीज में क्या होता है, R बराबर होता है R1 प्लस R2। तो सीरीज में अधिकतम होगा, R मैक्स होगा। तो यहाँ पे 2 ओम दिया है, तो R1 का मान लो 6 ओम और R2 का मान 3 ओम। तो 6 + 3 कितना आ गया 9 ओम, ठीक। और R मिनिमम जब निकालोगे तो इसको श्रेणी क्रम में जोड़ो, तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। तो देखो 1/R बराबर क्या हो जाएगा, 1/R1 का मान 6 और प्लस 1/3। एलसीएम लो 6, तो 1 + 2 कितना आ जाएगा 3/6। तो R का मान निकालोगे तो 6/3 आ जाएगा, यानी कि 2 ओम निकल के आ जाएगा। तो मिनिमम पे 2 ओम और मैक्सिमम पे 9 ओम यहाँ पे निकल के आ गया। क्वेश्चन आसान है, 7 नंबर देने वाला है, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो अगला जो क्वेश्चन है, बोला जा रहा है कि नीचे दिए गए चित्र में दिए गए परिपथ में A तथा B बिंदुओं के बीच परिणामी प्रतिरोध का मान निकालिए। ये आपका परिपथ दिया गया है और इस परिपथ में क्या करना है, आपका परिणामी प्रतिरोध का मान निकालना है। सबसे पहले यहाँ पे देखो 2 ओम 3 ओम और 4 ओम सीरीज में है, तो इसको आप निकाल लो। सीरीज में है तो यहाँ पे R का मान निकल के आ जाएगा। R का मान यहाँ पे सिंपली आप यहाँ से निकाल सकते हो। जो R का मान होगा क्या हो जाएगा, R बराबर होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। और R1 R2 R3 का मान क्या है 2 3 4 2 3 4 कितना आ जाएगा 9 ओम, ठीक। R का मान आ गया 9 ओम, इसको आप मान लो R1। और R2 का मान यहाँ पे ऊपर जो दिया है 9 ओम, इस वाले को मान लो, इस वाले को R2 मान लो और इस वाले पूरे तुल्य का प्रतिरोध का मान लो R1। R1 R2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे, R1
एंड R2 श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। और श्रेणी क्रम में क्या होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। 1/9 प्लस 1/9 कितना हो जाएगा 2/9 और r का मान क्या हो जाएगा 9/2 यानी कि 4.5 ओम। इस तरीके से आपको निकाल लेना। तो क्वेश्चन आसान है, देख लो क्वेश्चन बहुत आसान है, लेकिन बोर्ड के पेपर में यही सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं सीधे सीधे 7 नंबर में, ठीक है ना। 7 नंबर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे आप सभी से। चलो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 20 ओम प्रतिरोध की कोई स्त्री 5 एम्पीयर विद्युत धारा लेती है, 30 सेकंड में उत्पन्न ऊष्मा परिकलित करिए। तो आपको एक यहाँ पे फार्मूला आप सभी को समझाता हूँ। फार्मूला होता है H बराबर I² RT, ठीक। ये एक फार्मूला होता है ऊष्मा निकालने के लिए, हीट निकालने के लिए। यहाँ पे I का मान कितना दिया है 5 एम्पीयर, 5 का वर्ग कर दो। R का मान कितना दिया है 30, R का मान 20 दिया है तो 20, और टाइम आपका दिया है 30 सेकेंड तो 30 से में गुणा कर लो। H का मान आ गया तो यह हो गया 25 और यहाँ पे हो जाएगा 600। और देखो 25 का कितना होता है 150 और 2 जीरो यहाँ से निकाल लो, इतना जूल निकल के आ जाएगा, ठीक। और यहाँ पे देखो 1 किलो जूल बराबर 1000 जूल होता है, तो इसको आप 15 किलो जूल आप मान सकते हो, ठीक। इस तरीके से आपको हल करना है, समझ रहे बातों को। अब चलिए हम अगले क्वेश्चन को समझते हैं। ये जो क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को 100% तैयार करके जाना है, वरना बहुत बड़ी गलती करके जाओगे, ठीक ना। जो भी स्टूडेंट अभी तक वीडियो देख रहे हैं लाइक और शेयर जरूर कर देना, क्योंकि आप सबके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ, ठीक ना। क्वेश्चन क्या बोल रहा है 1 मीटर लंबे विद्युत चालक में 2 एम्पियर की धारा बह रही है। चालक को 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में 30 अंश के कोण पर रखा जाता है, तो चालक पर लगने वाले चुंबकीय बल की गणना करिए। ये क्वेश्चन सीधे 7 नंबर में क्वेश्चन पूछा गया है, और ये क्वेश्चन लगातार देख सकते हैं कई सालों से पूछा गया है क्वेश्चन। तो सबसे पहले जो भी डाटा हमको क्वेश्चन में दिया गया है उसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ताकि हमको समझ में आ जाएगा क्या दिया है क्या निकालना है। यहाँ पे देखो I का मान दिया है 2 एम्पियर, L का मान यहाँ पे देखो 1 मीटर दे दिया है, और यहाँ पे B का मान चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान दे दिया है, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक यहाँ पे मान दे दिया है 2 न्यूटन पर एम्पियर मीटर। थीटा का मान भी दे दिया है कितना 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे आपको बल F का मान निकालना है। तो बल बराबर क्या होता है F बराबर BIL साइन थीटा। बस खाली यहाँ पे फार्मूले पर रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन देखने में हार्ड लग रहा है, लेकिन क्वेश्चन हार्ड है नहीं। BIL साइन थीटा, B का मान 2, I का मान 2, L का मान 1, साइन थीटा का मान 37 अंश, 2 दूनी के 4 और 37 अंश का मान 1/2। तो 4 में 2 से भाग करोगे 2 न्यूटन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो क्वेश्चन बहुत ही आसान है, 7 नंबर आप इसी तरीके से पा जाओगे। अब क्वेश्चन को समझोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं तो नहीं आएगा, गारंटी बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन, यदि 100 चक्रों की एक तार की कुंडली से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है, तो कुंडली में उत्पन्न विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो यहाँ पे देखो जो भी यहाँ पे डाटा दिया गया है सबसे पहले उसको लिखते हैं। n का मान यहाँ पे चक्रों की संख्या दे रखा है 100, डेल्टा टाइम यहाँ पे 2 सेकंड दे रखा है, और डेल्टा फाई का मान 15 वेबर यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे देखो फ्लक्स का मान कितना दिया है, तो यहाँ पे 15 वेबर। आपको निकालना क्या है विद्युत वाहक बल E का मान निकालना है, और यहाँ पे एक फार्मूला होता है E बराबर N इंटू डेल्टा फाई अपन में डेल्टा टी। N का मान रखो, डेल्टा फाई का मान रखो, डेल्टा टी का मान रखो, यहाँ पे आंसर निकाल लो, फटाक से तुरंत आ जाएगा। 100 गुणे का 15/2, 100 से 50 बार में, 50 में 15 से गुणा करोगे 15 × 75, 750 वोल्ट यहाँ पे निकल के आ जाएगा। और विद्युत वाहक बल का जो मात्रक होता है क्या होता है, वोल्ट होता है। समझ गए। अब चलो अगला क्वेश्चन समझते हैं क्या बोला जा रहा है, फटाफट देखते हैं, ठीक ना। एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री तथा अल्पतम विचलन कोण 38 डिग्री है, तो प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक कोण ज्ञात करिए। और यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है साइन 49 डिग्री का मान दे रखा है 0.75। तो सबसे पहले जो भी डाटा दिया गया उसको लिखते हैं। प्रिज्म कोण यहाँ पे ए का मान दिया है 60 डिग्री, विचलन कोण डेल्टा एम का मान दिया है 38 डिग्री, ठीक। और यहाँ पे एन का मान अपवर्तनांक का मान निकालना है। तो सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, साइन डेल्टा एम प्लस A/2 बाई साइन A/2। डेल्टा एम का मान रखो 38, ए का मान रखो 60, फिर यहाँ पे रखो दो ए का मान 60, साइन 38 प्लस 60 कितना हो जाएगा 98/2 बटे में साइन 30, और यहाँ पे साइन कितना हो जाएगा 98/2 करोगे तो साइन 49, और यहाँ पे देखो साइन 30 अंश, ठीक। इस तरीके से अब साइन 49 का मान यहाँ पे दे रखा है 0.75, तो 0.75 बटे में 1/2 गुणा कर दोगे तो 1.50 यहाँ पे इसका राइट आंसर निकल के आ जाएगा। और अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती है, समझ गए।
अगला क्वेश्चन जो पूछा गया है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब की स्थिति एवं वस्तु की दूरी ज्ञात करो। तो क्या करना है, सबसे पहले फोकस दूरी का मान दिया है, इसको लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे लेंस देखो, वस्तु की दूरी कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, और वस्तु की दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है, इसको लिख लेते हैं। और v का मान निकालना है। तो लेंस का सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। जितना भी मान दिया उसको रख लेते हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आसानी से आप यहाँ पे v का मान निकाल सकते हो, ठीक। अब देखो v का मान जब पॉजिटिव आ गया तो करना क्या है, वस्तु की दूरी से, देखो क्वेश्चन क्या पूछा है कि वस्तु से दूरी निकालो, प्रतिबिंब की दूरी कितनी होगी। तो वस्तु यहाँ से यहाँ रखी है, ये आपका दर्पण हो गया यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ आपका प्रतिबिंब बना। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस निकालोगे 60 सेंटीमीटर निकल के आएगा। ना कि ये आंसर होगा, ये इसका आंसर होगा, ठीक ना। अब चलो अगला जो क्वेश्चन पूछा गया है, सबसे खतरनाक जो क्वेश्चन पूछा गया है, इसको किसी चालक में प्रवाहित धारा 4 एम्पियर हो तो 1.5 यानी कि 1.5 मिनट में प्रवाहित होने वाली आवेश की मात्रा निकाल करके बताओ। देखो कितना बार में क्वेश्चन पूछा गया है। धारा का मान 4 एम्पियर है, समय आपका 1.5 मिनट है यानी कि 90 सेकंड। Q बराबर IT होता है, I का मान 4 एम्पियर, T का मान 90 सेकंड, 9 के 36 360 कूलाम हो जाएगा, ठीक। अगला क्वेश्चन, 8 एम्पियर प्रतिरोध का कोई विद्युत हीटर वैद्युत में से 2 घंटे तक 15 एम्पियर की विद्युत धारा लेता है तो हीटर में उत्पन्न ऊष्मा की रेट बताइए, दर निकालिए। देखो ये भी क्वेश्चन कई सालों से पूछा गया है। तो ऊष्मा की जो दर होता है वही आपकी शक्ति होती है, ठीक। P बराबर E/T, और इसी को हम क्या बोलते हैं, E बराबर क्या होता है I² RT, अभी हमने समझाया। और बटे का T है तो T से T कैंसिल आउट, तो P बराबर हो जाएगा I² R। I का मान यहाँ पर रख दो 15 के स्क्वायर इंटू 8 करोगे तो 15 के स्क्वायर करोगे 225, और इंटू 8 करोगे तो 1800 वाट निकल के आ जाएगा। शक्ति का मात्रा क्या होता है, वाट होता है। तो हमने अब न्यूमेरिकल भी ख़त्म कर दिया। अब हम चलेंगे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में। ये मैंने बताया था अति महत्वपूर्ण बताएंगे, और सबसे बहुत कठिन चीज़ है जो कि सभी चीज़ को इसे याद करके जाना है बोर्ड के पेपर में, ठीक। मैंने अभी बता भी दिया कि दूरदृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। इसको तैयार कर लेना, ठीक। बहुत ही अच्छे ढंग से तैयार करके जाना, बोर्ड के पेपर में पक्का आएगा। अगला क्वेश्चन कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इस दोष के क्या कारण होते हैं, इसके निवारण के लिए किस प्रकार का लेंस प्रयोग किया जाता है, किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पक्का है, गारंटी बोल रहा हूँ, 101% गारंटी है, पक्का पूछे जाएंगे, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम क्या होता है, इसके सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन करके आरेख खींचकर कीजिए। इसको भी समझा दिया बहुत ही अच्छे ढंग से, ठीक। अब देखिए जो अगला क्वेश्चन है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर का नामांकित आरेख खींचकर कीजिए। इसका सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। विद्युत मोटर में विभक्त वलय का क्या महत्व होता है, इसके बारे में आपको चर्चा करना है। तो अगर आप पूरे का आंसर देते हो तो पक्का आप 7 में 7 स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी से 2 क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या तो मोटर वाला पूछेगा या तो आपका जनरेटर वाला पूछेगा। नामांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट करिए। इसमें ब्रुशों का क्या महत्व होता है, उसका कार्य भी लिखिए। तो दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन पक्का पूछेगा, ठीक ना। तो दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन जरूर तैयार करके जाना। अब देखो केमिस्ट्री का एक बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार की होती है, प्रत्येक को उदाहरण देकर के समझाइए। तो रासायनिक अभिक्रिया कौन कौन सी होती है, प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है, ठीक ना, विस्थापन होती है, इस तरीके से 3-4 अभिक्रिया होती है, ठीक ना। उन सभी अभिक्रियाओं को तैयार करके जरूर जाना, पक्का पूछा जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है ये भी केमिस्ट्री का क्वेश्चन है कि अम्ल तथा क्षार की आधुनिक अवधारणा क्या होता है, प्रत्येक को एक एग्जाम्पल के साथ स्पष्ट करिए। यह भी क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा गया है। मिश्र धातु किसे कहते हैं, कापर की 2 प्रमुख मिश्र धातुओं के नाम, संगठन व उपयोग लिखिए। यह भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ सभी को तैयार करके जरूर जाना है। अब देखो अगला जो क्वेश्चन है, समजातीय श्रेणी क्या होता है, एग्जाम्पल के साथ समझाइए। ये क्वेश्चन 2 नंबर में पूछा गया है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है कि समूह या मूलक से आप क्या समझते हैं। अब क्रियात्मक समूह का क्या तात्पर्य है, ये भी क्वेश्चन बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। जितना बता रहा हूँ बस खाली आप तैयार कर लो, बोर्ड के पेपर में आप आसानी से 90% आप स्कोर कर पाओगे, ठीक ना। अभी हमने जितना बताया बहुविकल्पी,
अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन और अति लघुत्तरीय और लघुत्तरीय, और यहाँ पे जितने भी न्यूमेरिकल समझा दिए सभी को तैयार करके जरूर जाना, तभी आप आसानी से 90% स्कोर कर पाओगे। अब यहाँ पे देखो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जाता है, दीर्घाकार आवर्त सारणी की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी होती है उसको लिखना होता है, ठीक ना। अब देखो जो अगला क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये बायोलॉजी का क्वेश्चन है। ये हर साल और हर बार पूछा जाता है 7 नंबर में कि प्रयोगों द्वारा सिद्ध कीजिए कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रकाश एवं कार्बन डाइऑक्साइड क्यों आवश्यक होता है। ठीक, इसका क्या करना है, इसको आपको सिद्ध करना है, ठीक ना। अगला क्वेश्चन, एक तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाइए, चित्र बनाना है, ठीक ना। इसके कार्यों का वर्णन भी करिए। यह भी क्वेश्चन 7 नंबर में पूछा जाएगा आप सभी से। प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं, प्रतिवर्ती चाप को नामांकित चित्र बनाकर स्पष्ट करिए और समझाना भी है। स्वपरागण तथा पर परागण में अंतर बताइए तथा एक एग्जाम्पल भी दीजिए। यह भी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन तो आप सभी लोग तैयार करके जाना कि डार्विन के प्राकृतिक वर्णवाद को उदाहरण के साथ समझाइए। और इस क्वेश्चन को क्या कहना है, ये तो क्वेश्चन हर बार और हमेशा पूछा जाएगा कि परिवार नियोजन की अस्थायी विधियाँ कौन कौन सी होती है। ठीक, परिवार नियोजन का मतलब ये होता है कि परिवार में आप किस तरीके से कंट्रोल करोगे, छोटा परिवार आप किस तरीके से बनाओगे, इसके बारे में आप सभी को चर्चा देना है। और किसी 2 टिप्पणी पे इसका संक्षिप्त टिप्पणी लिखना है। किसी 2 कारण लिखो किस तरीके से आप इसका यूज करोगे ताकि परिवार नियोजन पे अस्थायी विधियाँ हो सके, ठीक ना। स्टरीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। घरों की वायरिंग के परिपथ में फ्यूज का क्या महत्व होता है, आवश्यक परिपथ बना करके स्पष्टीकरण करिए। फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम कौन कौन से होते हैं, 2 नियम होते हैं। दोनों नियम को अभी सुबह ही समझाया था। अगर आप उसको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाओ, कभी कभी मैं यहाँ पे लिंक डालना भूल जाता हूँ। प्लेलिस्ट में जाओ और वहाँ पे देखोगे क्लास 10th मैथ यूपी बोर्ड लिखा होगा, और उस वीडियो के माध्यम से, उस प्लेलिस्ट के माध्यम से जितना मैं वीडियो बनाता हूँ सारा का सारा वीडियो आपको उसी प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, जितना मैंने यहाँ पे मैराथन क्लास लिया, ठीक। अगर आप पूरे का पूरे अगर तैयार कर लिए हो, तैयार कर लोगे तो बोर्ड के पेपर में आपको 90% लाने से कोई नहीं रोक पाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ठीक। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके साथ में सारे बेल आइकन भी प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।